वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया 2070 तक भारत इखराज में नेट जीरो का हदफ हासिल करने का ऐलान। ग्लासगो में COP26 में वज़ीर-ए-आज़म ने पंचामृत प्लान के दौरान 2030 तक मुल्क की 50% तवानाई जरूरियात को काबिल तजदीद तवानाई के जरिए से पूरा करने की कही बात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की तरक्की पजीर मुल्कों की वकालत। तरक्की याफ्ता मुल्कों से की तरक्की पजीर मुल्कों को माली इमदाद का वादा पूरा करने की अपील। कहा कि जब तब्दीली आबोहवा के अहदाफ को हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं इकदाम, तो माली अहदाफ को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से की मुलाकात। तब्दीली आबोहवा के मसले पर सरगर्म रोल के लिए दी मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान, भारत, बहरुल काहिल और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जैसे मामलों पर हुई बातचीत। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को किया गिरफ्तार। कई घंटों की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। तीन लोकसभा और 13 रियासतों की 29 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती शुरू। 30 अक्टूबर को डाले गए थे वोट। और मुल्क भर में आज धनतेरस के साथ हो रही है 5 रोजा चिरागों के त्योहार दिवाली की शुरुआत। धनतेरस के दिन बर्तन से लेकर सोना चांदी खरीदने की है रिवायत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि भारत 2070 तक इखराज में नेट जीरो का हदफ हासिल कर लेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर के दौरान दुनिया के सामने भारत का विजन पेश किया। COP26 कॉन्फ्रेंस में पंचामृत मंसूबे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई के जरिए मुल्क की तवानाई की 50% जरूरियात को पूरा करने की बात कही। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं। पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए वन वर्ल्ड मूवमेंट, एक लफ्ज की तजवीज पेश की। पीएम मोदी ने कहा कि ये वन वर्ल्ड एक लफ्ज आबोहवा के तनाजुर में वन वर्ल्ड एक दुनिया की बुनियाद बन सकता है। ये एक लफ्ज है लाइफ, LIFE, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। वज़ीर-ए-आज़म ने COP26 के प्लेटफॉर्म पर तरक्की पजीर ममालिक की वकालत भी की। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और
डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ग्लासगो में कोप 26 सरबराह इजलास के अलावा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बोरिस जॉनसन को अक़वाम मुत्तहिदा के तब्दीली आबोहवा में मुआहदे से मुतालिक ममालिक के कोप 26 सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद के लिए मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तब्दीली आबोहवा में कमी लाने के लिए और इसके मुताबिक ढालने के लिए आलमी सतह पर किए गए इक़दामात में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तब्दीली आबोहवा में फंडिंग, टेक्नोलॉजी, इख्तरा और ग्रीन हाइड्रोजन, मवाफ़क़ियत, काबिल तजदीद और साफ सुथरी तकनीक जैसे शोबों में बरतानिया के साथ मिलजुल कर काम करने के अपने अहद का इयादा किया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के वज़राए-आज़म ने 2030 के लाए अमल पर अमल दरामद करने से मुताल्लिक जायजा लिया। इन मंसूबों में बिलखुसूस तिजारत व मईशत, सेहत, अवाम से अवाम के राब्ते, दिफा और सलामती जैसे शोबे शामिल हैं। दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू करने के इक़दामात समेत तिजारती शराकतदारी को वुसअत देने में हुई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस जैसे कि अफगानिस्तान, दहशतगर्दी से मुकाबला, हिंद बहरुल काहिल खित्ता, सप्लाई चेन को लचकदार बनाने और कोविड वबाई अमराज के बाद आलमी मईशत की बहाली पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन से जल्द अज जल्द भारत का दौरा करने की अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया। कोप 26 इजलास का आज दूसरा दिन है। आज होने वाले प्रोग्रामों को तफसील से बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा। कॉप 26 में पहला दिन काफी महत्वपूर्ण रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पक्ष तो रखा ही रखा, लेकिन विकासशील देशों की भी आवाज बनते हुए दिखाई दिए। लेकिन सबसे बड़ा टेक अवे ये रहा कि भारत ने ये कमिटमेंट किया है कि 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कॉप 26 का दूसरा दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स की शुरुआत होने जा रही है। यह इनिशिएटिव इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक विकासशील देश और विकसित देश अपने अपने कार्बन कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएंगे, ऐसे में आइलैंड नेशंस खत्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए क्लाइमेट चेंज की मार को झेलते हुए। इस वजह से जरूरी है कि इनके लिए एक बेहतर और दुरुस्त इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जा सके, और इसी वजह से इस इनिशिएटिव की शुरुआत होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई दुनिया भर के जो नेता हैं उनके साथ में बायलैटरल मुलाकात होगी, जिस पर फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे तकनीक का आदान प्रदान किया जा सके क्लाइमेट चेंज को लेकर के और पर्यावरण को लेकर के, और साथ ही साथ कैसे बेहतर तालमेल बनाया जा सके जिससे कि दोनों देशों के संबंध बेहतर होते हुए दिखाई दे, और साथ ही साथ कैसे क्लाइमेट चेंज को लगाम लगाई जा सके। कैमरा पर्सन प्रवीण जौहर के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, ग्लासगो। मजीद खबरों की जानिब रुख करते हैं, जहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुंबई के दफ्तर में 12 घंटे से ज्यादा पूछगछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। देशमुख अपने खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात के तनाजुर में के दरमियान रवा बरस अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए थे। मुंबई हाई कोर्ट ने जुमे को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के समन को मंसूख करने की उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। 71 साला एनसीपी लीडर देशमुख ने कल एक वीडियो बयान में अपने ऊपर आयद इल्जामात को गलत करार दिया। काबिल जिक्र है कि मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने उन पर बदउनवानी और वसूली का इल्जाम लगाया था। वजीर आला उद्धव ठाकरे को लिखे गए खत में सिंह ने देशमुख पर काम में मदाखलत करने और पुलिस का इस्तेमाल करते हुए हर माह 100 करोड़ रुपए जबरन वसूली का इल्जाम लगाया था। सिंह ने यह खत सनतकार मुकेश अंबानी की रिहाइशगाह से बरामद होने वाले धमाकाखेज मवाद की तहकीकात में सुस्त रफ्तार पेशरफ्त पर बरतरफ किए जाने के चंद दिन बाद लिखा था।
13 रियासतों में लोकसभा की 3 और 29 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी हो गई है। मध्य प्रदेश में खंडवा, हिमाचल प्रदेश में मंडी और दादर व नागर हवेली की लोकसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। काबिल जिक्र है कि आसाम, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत 13 रियासतों की 29 सीटों पर 30 अक्टूबर को भी वोटिंग हुई थी। अगरचे इन सीटों के इंतखाबी नताइज किसी भी हुकूमत पर ज्यादा असरअंदाज नहीं होने वाले हैं, ताहम ये इंतखाबात मुल्क की 13 रियासतों और 3 लोकसभा सीटों पर अवाम के मिजाज को जरूर जानने में मददगार साबित होंगे। इसी वजह से तमाम सियासी जमातों ने इन ज़िमनी इंतखाबात में पूरी ताकत झोंक दी है। जिन 13 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हुए हैं, इनमें से 5 असम में, 4 मगरबी बंगाल में, 3 मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय में 3, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में 2-2, जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना में 1-1 सीट शामिल है। मुल्क भर में जारी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम को तेज करने के लिए हुकूमत आज से हर घर दस्तक महाअभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत सेहत कारकुनान घर घर जाकर अहल लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक देंगे। मुल्क में तकरीबन 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जानी बाकी है। वहीं ऐसे लोगों को भी टीका लगाया जाएगा जिन्होंने अभी तक पहली वैक्सीन की खुराक नहीं ली है। मरकजी हुकूमत की कोरोना की वबा के खात्मे के लिए मुसलसल टीकाकारी मुहिम जारी है। मौजूदा मुहिम के तहत मुल्क गीर सतह पर अब तक 106.79 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। इसके अलावा मुल्क में अब तक 78% अहल आबादी को पहली खुराक कोविड की मुखालिफ वैक्सीन दी जा चुकी है और 35% लोगों को दोनों वैक्सीन लगाई गई हैं। कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियां नवंबर में मरकजी हुकूमत को 30 करोड़ कोविड वैक्सीन दस्तयाब कराएंगी। और कोविड की वबा के खिलाफ सबसे बाअसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 106.79 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के 290वें दिन शाम 7 बजे तक 47 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडाविया ने कहा है कि मुल्क की 78% अहल आबादी को पहली कोविड मुखालिफ वैक्सीन और 35% दूसरी वैक्सीन लगा दी गई है। एक ट्वीट में मांडाविया ने इसे एक गैर मामूली कौम की गैर मामूली हुसूलियाबी करार दिया। सबको मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस वायरस पर काबू पाने की राह पर तेज रफ्तारी से गामजन हैं। मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट के नताइज का ऐलान पीर को कर दिया गया है, जिसमें 3 तलबा ने टॉप रैंक हासिल किया है। नीट 2021 में हैदराबाद से मरनाल कटेरी, दिल्ली से तन्मय गुप्ता और महाराष्ट्र के कार्तिका नायर ने कुल 720 नंबरात के साथ नीट 2021 में टॉप किया है। नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी की जानिब से नताइज के ऐलान के बाद अब मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का अमल शुरू हो जाएगा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए दाखिला इम्तिहान इस साल 12 सितंबर को मुनक़िद किया गया था। काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र की कार्तिका ने लड़कियों में टॉप किया है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में तरमीम के बाद मुल्क भर के 13 एम्स, जवाहरलाल पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चावर पुडुचेरी में MBBS कोर्स में दाखिला नीट में कामयाब होने के बाद किया जाता है। नीट का इम्तिहान मुल्क के 202 शहरों में 3800 से ज्यादा मराकज़ पर मुनक़िद किया गया था। मुल्क गिर सतह पर 15 लाख से ज्यादा तलबा व तालिबात इम्तिहान में शरीक हुए थे। हुकूमत की पहल पर मेडिकल दाखिले का इम्तिहान पहली बार दुबई और कुवैत में भी मुनक़िद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट के नताइज जारी करने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद नताइज का ऐलान किया गया था। और हज 2022 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें देने का अमल 1 नवंबर 2021 से शुरू हो गया है। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कल मुंबई में हज हाउस में यह ऐलान किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि हज 2022 काबिल जिक्र इस्लाहात और मजीद सहूलियात के साथ किया जा रहा है। सफर हज का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि हज का तमाम तर अमल 100% ऑनलाइन होगा।
लोग ऑनलाइन या जदीद तरीन सहूलियात वाले हज मोबाइल ऐप के जरिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। हज 2022 के लिए दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 है। ऐप को हज ऐप इन योर हैंड की टैग लाइन के साथ जदीद तर्ज का बनाया गया है। इसमें कई नई खुसूसियात शामिल की गई हैं, मसलन के अमूमन पूछे जाने वाले सवालात, दरख्वास्त फॉर्म भरने की मालूमात और फॉर्म भरने के लिए सादा और आसान अंदाज में मालूमाती वीडियो। हज 2022 कुछ नए रिफॉर्म्स के साथ है, कुछ नई फैसिलिटीज के साथ है और 2 साल जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज नहीं हो पाया, पूरी दुनिया उससे दो चार थी। आप लोगों की दुआओं की वजह से हिंदुस्तान में जो एक बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला उसकी वजह से आज हमें पूरी उम्मीद है और इंशाअल्लाह इस बार हज 2022 होगा और हिंदुस्तान से भी लोग बड़ी तादाद में जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस मर्तबा हिंदुस्तानी आज़मीन हज वोकल फॉर लोकल को फरोग देंगे, जो देसी अशिया के साथ हज के सफर पर जाएंगे। इससे पहले आज़मीन हज सऊदी अरब में गैर मुल्की करेंसी में चादरें, तकिए, तौलिए, छतरियां और दीगर अशिया खरीदते थे। इस मर्तबा ये ज्यादातर देसी चीजें हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानी करेंसी का इस्तेमाल करके खरीदी जाएंगी। हिंदुस्तान में ये चीजें सऊदी अरब के मुकाबले तकरीबन 50% कम पैसे में दस्तयाब होंगी और इससे स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल को भी फरोग मिलेगा। ये तमाम अशिया आज़मीन हज को हिंदुस्तान में उनकी रवानगी के मकाम पर दी जाएंगी। हज के पे जाने वाले लोग हैं, उनको चादर है, तकिया है, छाते हैं और भी तमाम जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उनको दी जाती है। लेकिन कहाँ दी जाती है? सऊदी में। खरीद के कहाँ से जाती है? हिंदुस्तान से। यदि 100 की चीज जो है वो 1000 में। हमने कहा कि इनको इम्बार्केशन पॉइंट पे ये चीजें दो ना, ये इसका ज्यादा 2 किलो 4 किलो की होगी, ये साथ में लेके जाए यहां से और वोकल फॉर लोकल भी होगा। उसके अलावा इनको जो है वो इंडियन करेंसी में देना पड़ेगा, डॉलर में नहीं देना पड़ेगा। नकवी ने कहा कि आज़मीन हज का इंतखाब वैक्सीन की दोनों खुराकों की तकमील पर मबनी होगा और इसमें सफर हज 2022 के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान और सऊदी अरब की हुकूमतों के वज़ा करदा रहनुमा खतूत पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। नकवी ने कहा कि हज 2022 के लिए रवानगी के मकामात को 21 से कम करके 10 कर दिया गया है। हज 2022 के लिए 10 मकामात रवानगी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, कोचीन, गुवाहाटी और श्रीनगर होंगे। ये बात सही है कि हम लोग 21 एम्बार्केशन पॉइंट से इससे पहले जाते रहे हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ 10 एम्बार्केशन पॉइंट से जो हज पिलग्रिम्स हैं वो जाएंगे और वो 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स के साथ ही जो है वो कई स्टेट्स को जोड़ा गया है। कई इंपॉर्टेंट स्टेट्स उसमें अलग अलग जगहों से जाएंगे। हालांकि सभी स्टेट्स की ये कोशिश भी होती है, कई चीफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ का एम्बार्केशन पॉइंट बढ़ाना भी चाहिए, रखना भी चाहिए। हम तो चाहते भी हैं, लेकिन जो दुनिया के सर्कमस्टेंसेस हैं, हमारे मुल्क के सर्कमस्टेंसेस हैं, लोगों की सेहत और सलामती हमारी प्रायोरिटी है। उसके साथ ही साथ जो है वो जो भी पैंडेमिक प्रोटोकॉल है, चाहे वो सऊदी अरब गवर्नमेंट का हो और चाहे हमारी सरकार का हो, उसको भी हमें बेहतर तरीके से उसका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करना है और लोगों की सेहत और सलामती को ध्यान रखना है। और धनतेरस का त्यौहार आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। दिवाली से 2 दिन कबल मनाए जाने वाले त्यौहार धनतेरस में दौलत के देवता कुबेर और धनवंतरी की पूजा की जाती है। वहीं धनतेरस के मौके पर खरीदारी को खास अहमियत हासिल है। बर्तनों से लेकर सोने चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों तक आज सारिफीन के हुजूम से बाजारों की रौनकें बढ़ जाएंगी। सभी तरफ बाजारों में चहल पहल है। शहर शहर और बाजार भी गुलजार है। गुज़िश्ता साल कोरोना वबा की वजह से कसाद बाजारी की शिकार मार्केट में
अब इस बरस तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। साथ ही बाजारों में बढ़ती हुई भीड़ के दरमियान पुलिस भी पूरी तरह से चाको चौबंद है। और खेल की खबरों की बात करें तो इंग्लैंड ने आईसीसी टी20 आलमी कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड ने पीर को श्रीलंका को 26 रन से शिकस्त देकर मुकाबले में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। ग्रुप 1 में इंग्लैंड की ये मुसलसल चौथी जीत है और अब इसके 8 पॉइंट्स हो गए हैं। इंग्लैंड सेमीफाइनल में दाखिल होने वाली पहली टीम बन गई है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 4 विकेटों पर 163 रन का मजबूत स्कोर बनाया। इंग्लैंड की जानिब से जॉस बटलर ने नॉट आउट रहते हुए सेंचुरी मुकम्मल की और 67 गेंदों पर 101 रन बनाए। इसके अलावा फॉर्म में वापस आने वाले कप्तान इवन मॉर्गन ने 40 रन की इनिंग्स भी खेली। मॉर्गन ने 36 गेंदों पर 1 चौका और 3 छक्के लगाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 19 ओवर्स में 137 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका की जानिब से हसरंगा ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो आज दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की खबरों पर। सबसे पहले रोजनामा इनकलाब की खबरों पर नजर डाल लेते हैं, जिसके सफ़े अव्वल पर कोप 26 से मुतालिक खबर इसमें शाये की गई है, जहां मौसमियाती तब्दीली हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोप 26 के इजलास में ये बात कही है। इसके अलावा इसी के आलमी सफ़े पर जो खबर शाये हुई है वो भी इसी के हवाले से है, जहां पर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक महदूद करने का अज़्म यहां पर इन ममालिक ने लिया है और 2021 के आखिर तक बैरूनी ममालिक में नए कोयले के गैर फिल्टरिंग प्लांट के लिए फंडिंग खत्म करने पर इत्तेफाक किया है। और साथ ही साथ इजलास के रहनुमाओं और माहिरीन का कहना है कि 2030 तक आलमी अखराज को तकरीबन निफ्स तक कम करना और 2050 तक सिफर तक पहुंचाना उनकी तरजीह में शामिल होगा। इसके अलावा एक तशवीशनाक खबर यहाँ पर इसमें शाये हुई है, जहाँ अमेरिका की एक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी के मुताबिक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर यहाँ पर आया है। और खेल के सफ़े पर जो खबर शाये हुई है उसमें खेल अवार्ड्स 2020 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स फातहीन को ट्रॉफी सौंपी गई है। यहाँ पर नीरज चोपड़ा समेत 11 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 35 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से सरफराज किए गए हैं। यहाँ पर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की खबर की बात की तो सफ़े अव्वल पर ही सुर्खी लगी है, जहां खुशखबरी के साथ है कि 2 साल के बाद सफ़र हज पर जा सकेंगे आज़मीन। हज 2022 का ऐलान कर दिया गया है। अभी हमने आपको खबर भी दिखाई, जहां मोबाइल ऐप पर और वफ़ दफातर पर 31 जनवरी तक दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। हज से मुतालिक कार्रवाई का अमल 100% डिजिटल और ऑनलाइन होगा, ये मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाये हुई है वो है डेंगू ने गाजियाबाद में तोड़ा 2016 का रिकॉर्ड। यहाँ पे हर खास आम के लिए मुसीबत बन गया है डेंगू, और यहाँ पर न सर्दी और न अद्वियात से मुतासिर हो रहे हैं डेंगू के मच्छर। एक और खबर यहाँ शाये हुई है, दूसरी खबर की बात करें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वबा के दरमियान फिजाई आलूदगी पर लगाम लगाने के लिए काली पूजा, दिवाली और इस साल कुछ त्योहारों के दौरान पटाखों पर पाबंदी लगाने के कोलकाता हाई कोर्ट के हुक्म को रद्द कर दिया है। दूसरी सुर्खी की बात करें, सरकार ने कबाड़ से 40 करोड़ कमाए हैं। 30 दिनों में 13 लाख फाइलों को ठिकाने लगाया है। दरअसल मरकजी हुकूमत ने तमाम सरकारी दफातर में पुरानी फाइलों की रद्दी को हटाकर तकरीबन 40 करोड़ रुपए कमाए हैं। और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महीने भर चली ये सफाई मुहिम 31 अक्टूबर को खत्म हुई थी। और जो खबर इसमें शाये हुई है बैनुल अक़वामी सफ़र से हमने यहाँ पर ली है, अफ़गान जंग और इनख़ला से बहुत कुछ सीखना बाकी है। महकमा खारजा जो है वो ले रहा है 2 दहाई की जंग के दौरान किए गए इक़दामात का जायज़ा। ये वहाँ के अमेरिका के
जो ब्लिंकन हैं उन्होंने ये बात कही है कि 2 दहाई जो उन्होंने जंग लड़ी है अफगानिस्तान में, आखिर उनको क्या हासिल हुआ इसका वो जायजा ले रहे हैं। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी, और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।